तो देखिए आज का क्लास जो सेंट्रिक होगा, हमारा अगला टॉपिक जो है फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कल हमने कंप्यूटर सिस्टम के जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर को पढ़ा था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, जैसे एनईएक था, या यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, या इलेक्ट्रॉनिक डीले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। ये तमाम चीज़ हमने कल के क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ कंप्यूटर के बेसिक टाइप्स, जो 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा। देन आफ्टर जो है हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, तो आप लोगों के जो भी कमेंट आ रहे हैं, चूंकि क्लास स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं ऐसा कमेंट कुछ देख नहीं पा रहा हूं। अगर आपकी ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो अभी कोई क्वेश्चन आंसर अभी नहीं, मतलब विद टॉपिक तो हो सकता है, बट अभी वैसे कोई पॉइंट आपका है तो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। मतलब पहले 1.5 घंटे तक चलने दीजिए क्लास को प्रॉपरली, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले तो आप लोगों का कुछ समय के लिए चैट को ऑफ किया जा रहा है, तो आप लोग चिंता मत करिएगा। वीडियो रुक रहा है तो आप दोबारा रीज्वाइन करिए। ओके, तो चैट को अब ऑफ कर दिया गया है। कंसंट्रेट ऑन द क्लास, एंड अगर कुछ भी ऐसा पॉइंट पे डाउट होता है तो उस पर मार्क कर लीजिए। विल डिस्कस लास्ट ऑफ द क्लास, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, कल स्टार्ट कर दिया, अब थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले कल हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था कि देयर आर 4 मेजर फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। आज हम लोग बात करेंगे टाइप पे, टाइप ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे, और फिर हम लोग बात करेंगे किस पे, हम लोग बात करेंगे फंक्शंस पे। जैसा कल हमने यही डिस्कस किया था, यहीं से स्टार्ट किया था कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। ठीक है, तो मेजर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम में क्या आ जाता है? मेजर पार्ट ये है कि इनपुट डिवाइस है टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस एंड इनपुट। प्रोसेस करने के लिए यहाँ पर क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे आप अलग अलग नाम से प्रोसेसर कहेंगे, माइक्रो प्रोसेसर कहेंगे, वट ये सीपीयू के अंदर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, और स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि डेटा को लॉन्ग टर्म रिटेन करना है, परमानेंटली सेव करना है, तो यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस चाहिए। और प्रोसेसिंग के लिए हमें डिवाइस जो चाहिए मेमोरी का, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी चाहिए, मतलब जिसे हम कहेंगे प्राइमरी मेमोरी, जो बहुत ही लिमिटेड साइज का होगा। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे बेस्ड ऑन वर्क के हिसाब से, अगर हम देखें काम के हिसाब से, तो कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। एक एनालॉग कंप्यूटर है, तो एनालॉग कंप्यूटर जैसा नाम है, एनालॉग सिग्नल का मतलब क्या होता है? एनालॉग सिग्नल जिसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसा डेटा जो जिसका न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं हो सकता, या जिसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो ऐसे डेटा के प्रोसेस के लिए जो डिवाइस पहले डेवलप किया गया, इन्वेंट किया गया, वो एनालॉग कंप्यूटर था। इसका मतलब एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर सिस्टम को कहेंगे जो वेरिएबल डेटा को प्रोसेस करता हो। वेरिएबल डेटा कहने का मतलब, जैसे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर तो फिक्स नहीं है ना, हो सकता है कि 1 घंटे के बाद टेम्परेचर अप हो जाए, हो सकता है कि 1 घंटे के बाद टेम्परेचर डाउन हो जाए। तो जिस डेटा को प्रोसेस करता है, या जिस डेटा को स्टोर करता है या मेजर करता है, और इसके लिए जो कंप्यूटर यूज होता है, उस कंप्यूटर को हम एनालॉग कंप्यूटर कहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले समझना है, जैसे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर क्या है? एक वेरिएबल डेटा है, मतलब डेटा जो फ्रीक्वेंटली चेंज होता हो। वोल्टेज है, ठीक है, स्पीड है, तो ऐसे तमाम प्रकार के चीज़ों को मेजर करने के लिए क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर। इसको एनालॉग कंप्यूटर आर नोन टू मेजर द डेटा दैट वेरीज कॉन्टिन्यूसली। जिस डेटा में लगातार परिवर्तन होता है उसको हम एनालॉग कहेंगे। ठीक है, पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए। मुझे पता है कि ये आपको पता भी होगा, ये बेसिक है, बट जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो पहले दूसरी सीढ़ी को छोड़ के तीसरी सीढ़ी पर नहीं जाएंगे, हमें नीचे गिरने का डर रहता है।
हम इसको पहले ठीक कर लेते हैं। कल भी हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़ा था, उसमें कुछ 2 पॉइंट तो नए मिले होंगे, आज कुछ मिलेंगे, उसके बाद हम आगे आज ही की क्लास में हम बहुत अंदर तक जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल क्या है, जैसे वोल्ट मीटर है, एमीमीटर है। देयर आर वेरियस डिवाइसेस जो है आपको, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो इस काम के लिए यूज होते हैं, जो डेटा के जो वेरिएबल डेटा के को स्टोर कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, वो एनालाइज कर रहा है। तो ऐसे कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर। हालांकि अब ये कंप्यूटर आज के दुनिया में यूज नहीं है, क्योंकि अब जो कंप्यूटर है वो डिजिटल कंप्यूटर्स है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो हर चीज को न्यूमेरिक फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में डेटा को स्टोर कर रहा है। तो डिजिटल कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर सिस्टम दैट काउंट थिंग्स, मैनिपुलेट द डेटा, डिसकंटिन्यू नंबर्स, लेटर्स थ्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी डिजिट्स। जो बिट को अंडरस्टैंड करता है, बिट का मतलब ही होता है बाइनरी डिजिट। बिट मतलब बाइनरी डिजिट 0 और 1 के फॉर्म में डेटा को एक्सेप्ट करता है, डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, अब यहां पर एक बात और समझना है, इवन कोई ग्राफिकल डेटा भी है। ठीक है, इन अदर वर्ड टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स आर ऑल्सो ट्रीटेड न्यूमेरिकली। ग्राफिक्स और टेक्स्ट का भी क्या होता है, इक्विवेलेंट न्यूमेरिकल डेटा होता है। मतलब ऑल द डेटा शुड बी 0 एंड फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। तो 0 और 1 के रूप में डेटा होता है। एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स आर डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशंस, टैबलेट, पीसी। अब देखिए होता क्या है, एक बेसिक डिफरेंस है। वर्क स्टेशन क्या हुआ, अब जैसे आपके स्टूडियो में यहाँ से जहाँ क्लास ले रहा हूँ, तो यहाँ पे एक पावरफुल सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, डेडिकेटेड एक पावरफुल सिस्टम लगा हुआ है कि जो आपकी क्लास को लाइव कर रहा है। तो इस तरीके के सिस्टम को हम वर्क स्टेशन कहते हैं। ये भी है कंप्यूटर ही है, सिस्टम ही है एक, जैसे लाइक पर्सनल कंप्यूटर, बट ये पावरफुल है। इसमें प्रोसेसर हाई स्पीड है, इसमें डेटा स्टोरेज ज्यादा है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो डिजिटल कंप्यूटर इज नथिंग बट जो आजकल यूज हो रहा है और 0 और 1 के फॉर्म में डेटा को अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी डेटा को अंडरस्टैंड करता है, वो डिजिटल कंप्यूटर है। अब जब बाइनरी डेटा को ये अंडरस्टैंड कर रहा है, तो यहां पर इसका जो डिजाइन होगा वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के माध्यम से डिजाइन होगा। तो सर्किट के माध्यम से डिजाइन होगा सो दैट कि वो 0 और 1 के फॉर्म में काम करे। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं टाइम ले रहा हूं इस पे, क्योंकि बहुत मुश्किल चीज नहीं है, थोड़ा बहुत एग्जाम में क्वेश्चंस में हेल्प मिल जाता है आपको। अब देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर हैं जहां पर हमें एनालॉग के फीचर की भी जरूरत है और डिजिटल कंप्यूटर के फीचर की जरूरत है। जैसे पेट्रोल पंप पे मशीन लगा होता है, ठीक है, या मेडिकल में बहुत सारा, मेडिकल साइंसेस में बहुत सारा मशीन यूज होता है। जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन होता है, ठीक है, ईसीजी मशीन होता है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड मशीन है। ठीक है, तो ऐसे मशीन में मिक्सचर यूज होता है, मतलब एनालॉग का और साथ साथ डिजिटल, मतलब जो डेटा को एनालॉग फॉर्म में भी प्रोसेस कर रहा है और डिजिटल फॉर्म में भी प्रोसेस कर रहा है। तो ऐसे कंप्यूटर को कहा जाता है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड का मतलब ही क्या होता है, दो चीजों का मिक्सचर, एनालॉग और डिजिटल। तो वर्क के हिसाब से एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे बेस्ड ऑन मेमोरी साइज एंड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कहने का मतलब स्पीड, ठीक है, एफिशिएंसी, कि वो एक दिए गए समय में कितने प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब कितने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, वो उसका परफॉर्मेंस हुआ कंप्यूटर के साइंस में। कल हमने बताया भी था कि कंप्यूटर्स के स्पीड को मेजर किया जाता है जैसे पिस्को सेकंड में, नैनो सेकंड में, माइक्रो सेकंड में, मिली सेकंड में। ठीक है, तो ये स्पीड आपने देखा था कि हमने स्पीड के बारे में कल चर्चा किया था, वो याद आ रहा होगा, उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। माइक्रो कंप्यूटर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर जो एक सिंगल चिप को यूज करता है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर जो एक सिंगल चिप को यूज करता है जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। ठीक है, सीपीयू को यूज करता है, मतलब उसके अपने सीपीयू में। और माइक्रो कंप्यूटर्स आर फिजिकली स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर्स, मतलब जो मिनी कंप्यूटर से और मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी छोटा हो तो उसे हम माइक्रो कंप्यूटर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, माइक्रो कंप्यूटर। अब यहां पर आप देखेंगे मिनी कंप्यूटर क्या है, ये मिड साइज कंप्यूटर है, मतलब ना तो बहुत बड़ा और ना ही छोटा।
तो यहां पर ये क्या है, मिड साइज कंप्यूटर है। पिछले कई वर्षों में अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर के बीच में जो है डिफरेंसेस, मतलब बड़े छोटे आकार में भी, उसके फीचर्स में भी बहुत डिफरेंसेस हो गए थे। ठीक है, इसलिए यहां लिखा हुआ इन पास्ट फ्यू ईयर्स डिफरेंस बिटवीन लार्ज मिनी कंप्यूटर्स एंड स्मॉल मेन फ्रेम्स हैज decreased significantly, just like the distinction between the small mini computer and workstations। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर सपोर्ट अप टू 200 यूजर्स एट द सेम टाइम ड्यू टू इट्स मल्टी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। तो इसमें मल्टी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है। और एक बात और समझना है कि मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ये दो चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर दोनों में एक कॉमन सी चीज है कि दोनों ही पावरफुल है, लेकिन मेन फ्रेम का यूज किस लिए किया जाता है, इसको कहा जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन कहा जाता है। ठीक है, जिसका यूज कॉरपोरेट में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में किया जाता है। हाई रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी मतलब डेटा लॉस या डेटा प्रोसेसिंग में क्या है, रिलायबल है, सिक्योर है, स्ट्रिक्ट बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी विद ओल्डर वर्जन्स ऑफ सॉफ्टवेयर जैसे IBM जेड सीरीज है। कंपैटिबिलिटी कहने का मतलब कि कोई भी सॉफ्टवेयर रन करने का इसके ऊपर कैपेबिलिटी होता है, वो कंपैटिबल होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। तो यहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया। अब यहां देखेंगे सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है जनरली सर्वर में यूज किया जाता है। कहां पर यूज किया जाता है, सर्वर में यूज किया जाता है, इसलिए यहां पे लिखा गया है कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो एज अ सर्वर यूज किया जाता है, जिससे मल्टीपल सिस्टम्स को कनेक्ट किया जा सकता हो, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो एक पावरफुल कंप्यूटर जो मल्टीपल टाइप ऑफ टास्क को करता हो, ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी हो, और ये सर्वर के तौर पे यूज होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट कंप्यूटर जो दुनिया में अभी एग्जिस्ट करता है, वो फास्टेस्ट कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। और इसके फास्टेस्ट होने के कारण वैसे डेटा एनालिसिस में इसका यूज किया जाता है, जैसे स्टैटिस्टिकल डेटा जो होता है, जो सांख्यिकीय आंकड़े होते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में। अब स्टॉक मार्केट में हर एक डेडिकेटेड सिस्टम चाहिए जो आंकड़े का मैनिपुलेशन कैलकुलेशन करे, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, तो दे आर डिप्लॉयड फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग ऑफ हाईली क्रिटिकल डेटा। तो यहां पर क्रिटिकल डेटा क्या हुआ, जैसे अभी स्टॉक मार्केट का हमने नाम लिया, ठीक है, तो दे आर डिप्लॉयड फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर प्रोसेसिंग ऑफ हाईली क्रिटिकल डेटा एंड इमेंस अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जैसे स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में अगर देखें, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था ना, परम, तो परम को इंस्टॉल किया गया था कलकत्ता में। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में इसे इंस्टॉल किया गया था, क्योंकि वहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिकल मतलब आंकड़ों से संबंधित डेटा जो थे उनको प्रोसेस करना था। तो सुपर कंप्यूटर जो पहला था परम, 1955 की बात है, 1955 की बात है, ये परम बनाया गया था, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में इंस्टॉल किया गया कलकत्ता में। ठीक है, तो ये स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन को परफॉर्म करता है, जिसमें हाई प्रोसेसिंग क्रिटिकल डेटा को प्रोसेस करना है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है। ठीक है, तो वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम किसको यूज करता है, सुपर कंप्यूटर के यूज करता है। अब सुपर कंप्यूटर में अगर हम देखें तो परम सीरीज, जो आपको कल भी हमने बताया था कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, परम जो कंप्यूटर है, परम इज अ सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर डिजाइंड एंड असेंबल्ड बाय सीडैक। सीडैक हमने बताया था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसका हेड ऑफिस पुणे में है, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, सीडैक पुणे। और लेटेस्ट मशीन जो है इस सीरीज का, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, परम युवा 2 है। लेटेस्ट परम सीरीज का कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर परम युवा 2 है। और चाइना का जो तियाने 2 डेवलप किया गया था, वो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वर्ल्ड में। ठीक है, तियाने 2। तो ये सब
कुछ मिसलेनियस बेसिक चीज थे, अब याद रखना। पर्सनल कंप्यूटर में क्या है, अब डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पीडीए, स्मार्टफोन्स है। तो आप लोग जानते ही हैं कि ये हमारे लिए बहुत एक तरीके से कह सकते हैं कि एक चीपर भी है, मतलब सस्ता भी है, स्मॉल इन साइज है, मतलब इजी टू कैरी भी है, और पर्सनल कंप्यूटर जो इंडिविजुअल की यूज के लिए डिजाइन किया गया है। तो पर्सनल कंप्यूटर आर कंप्यूटर दैट आर डिजाइंड फॉर द इंडिविजुअल यूज एंड ऑल। तो ये यहाँ पर आप समझिए कि इसमें पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर एंड इनेबल मैन्युफैक्चरर्स टू पुट एन इंटायर सीपीयू वन टू वन चिप, ठीक है। और ये डेस्कटॉप, लैपटॉप, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, स्मार्टफोन्स, इवन स्मार्टफोन भी क्या है, आपका एक पीसी है, एक पर्सनल कंप्यूटर ही है। अब हम बात करेंगे सीधा सीपीयू, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम पे, ठीक है। आई होप यहां तक तो कोई डाउट आया ही नहीं होगा, इसलिए हम लोग यहां पर बात करेंगे फंक्शंस पे। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है। इनपुट डिवाइसेस में आपको बताने की नीड नहीं है, प्राइमरी तो आपका माउस कीबोर्ड ही है, ठीक है। और एनीथिंग पास टू द सिस्टम इज नोन एज इंस्ट्रक्शन। अगर कुछ भी, कोई भी इनपुट पास किया जाए तो उसे इंस्ट्रक्शंस को कमांड भी कहा जाता है। तो कमांड कहने का मतलब इंस्ट्रक्शन कहने का मतलब कोई भी ऐसा एक इनपुट जो हम पास करते हैं सिस्टम में, वो कमांड होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। और उसी को प्रोसेस करने के लिए पूरी प्रोसेसिंग की नीड पड़ती है, मतलब इनफैक्ट सीपीयू की नीड पड़ती है। तो सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारी चीजों को, कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट्स की। तो हम लोग उन कंपोनेंट्स की बात करेंगे। सीपीयू आखिर प्रोग्राम को प्रोसेस कैसे करता है, उस पर हम लोग पूरी अभी जो है आगे की क्लास को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं आप लोगों से ये जानने के लिए चैट को इनेबल कर रहा हूं कि आवाज, साउंड, मतलब साउंड में, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी दिक्कत है वो लास्ट में और वो धीरे धीरे, ठीक है। बाकी दिक्कत मैं जानता हूं बहुत सारा हो सकता है। तो बताइए, साउंड, ऑडियो, वीडियो क्लियर है? ओके, ऑल ओके है, ठीक है। वीडियो कट रहा है जिसका, वो कहीं ना कहीं नेट का इश्यू होगा, तो उसको थोड़ा सा दुरुस्त करिए नेटवर्क का। हाँ चलिए, दो कंसर्न आया है, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट वेट, अब मैं डिसेबल कर रहा हूँ। दो कंसर्न आया है कि सर नेक्स्ट क्लासेस कब से शुरू होंगी, मतलब और क्लासेस। उसके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ, और क्लासेस शुरू हो जाएंगे 20 तारीख से। आज मैं आपको बता के जाऊंगा टाइमिंग क्लास की टोटल लास्ट में, कि कौन सी क्लास की क्या टाइमिंग है, ठीक है। 20 तारीख से, मतलब आज है 14 जून, तो आपको बस इसी वीक इंतजार करना है, और 20 तारीख से आपके बाकी क्लासेस ऐड ऑन हो जाएंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, रिसोर्सेस को अरेंज कर लेने। रिसोर्सेस क्या होता है तैयारी करने के लिए, जैसे कि एक तो जो ये क्लास कर रहे हैं इस पे थोड़ा फैमिलियर हो जाइए, टॉपिक्स पे फैमिलियर होकर के अपने से भी कुछ मेहनत करना आप शुरू करेंगे ना, जैसे मैं पढ़ाऊंगा, कुछ ऐड ऑन करेंगे एडिशनल पॉइंट्स, ठीक है। लैंग्वेज को लेकर के दुरुस्त हो जाइए, कि लैंग्वेज को ज्यादा चिंता नहीं करना है, प्राथमिकता नहीं देना है कि लैंग्वेज पे एकदम अटके हुए हैं कि लैंग्वेज क्लियर होगा कि नहीं होगा। लैंग्वेज ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत हेल्प मिल जाएगा आपको। जो बुक हमने लॉन्च किया है लैंग्वेज का, अपने अड्डा 24/7 का, तो उस बुक को जो लेना चाहते हैं वो ले भी सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे वो नहीं कहेंगे, हम ऑलरेडी उसका डिस्कशन कर चुके हैं। तो आप लोग लैंग्वेज को लेकर के अगर चिंतित हैं तो इंग्लिश और हिंदी दोनों एक ही है कंबाइंड बुक में, उसको आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज है कि जीके के लिए भी एडिशनल, क्योंकि बुक्स क्या होता है कि एडिशनल चीज होता है, जहां से कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाए उसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपके ऊपर है कि आप, क्लास में सब कुछ हो जाएगा, क्लास में टोटल टॉपिक्स को कवर करेंगे, जितना आवर्स लगेगा सब चीज होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं होगा। दूसरा क्या है, आपको पीडीएफ्स भी दिए ही जा रहे हैं, आपको पता है जो कराया जा रहा है वो पीडीएफ मिल रहा है, उसको आप लोग लिखिए। कुछ पॉइंट्स है,
कुछ ऐसा एडिशनल है वो हो सकता है कि आगे आएगा, मतलब हो सकता है क्या वो आगे आता ही आता है, ठीक है। तो वो सब कुछ हम लोग कर लेंगे। और बुक्स वगैरह के बारे में आपकी चिंताएं जो वही है कि बुक्स वगैरह है जो भी बेस्ट हो सका है उसको ऑलरेडी दिया जा चुका है, मतलब उसको हमने लॉन्च कर दिया है, ठीक है, अपने प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। बाकी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब क्लासेस कब ऐड होंगे, पूजा पूछ रही थी, मैंने बता दिया पूजा। तो चलिए ठीक है, आप यहाँ पर ट्रूली फोकस ऑन दिस टॉपिक। इस टॉपिक में क्या कहा गया है, सीपीयू के बारे में बताया गया है, ठीक है। कल हमने एक ब्लॉक डायग्राम आपको बताया था, उस ब्लॉक डायग्राम के सहारे आपको ये बताने का प्रयास किया था कि रजिस्टर, कैश मेमोरी एंड सीपीयू, उसमें कंट्रोल यूनिट, एएलयू, हाउ दे आर कनेक्टेड। आज हम उसे थोड़ा सा डेप्थ में लेके जाना है, ठीक है, आज उसी चीज को डेप्थ में लेके जाना है। अब ये बच्चों वाला सवाल है कि सीपीयू को ब्रेन कहा जाता है, ठीक है, एकदम बच्चों वाला सवाल है। सीपीयू परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, जैसे डेटा को स्टोर करना है, ठीक है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो होते हैं, एंड इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शंस। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के सभी पार्ट के ऑपरेशन को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसका मतलब जितने भी पेरिफेरल कनेक्टेड हैं, जितने भी पेरिफेरल मतलब इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड हैं, वो सब किससे कनेक्टेड हैं, तो सीपीयू से कनेक्टेड है। तो सीपीयू सबको क्या करता है, सभी के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब यहां पर आपके सामने थोड़ा सा देखेंगे यहां पे, ठीक है। अब इस पे फोकस करिए। हमने कहा कि सीपीयू, जब कहा जाए सीपीयू तो सीपीयू है क्या, एक माइक्रो चिप है, एक छोटा सा चिप है। मतलब सीपीयू तो पूरा कैबिनेट एक सिस्टम यूनिट हो गया, बट सीपीयू क्या है, एक छोटा सा प्रोसेसर, एक छोटा सा डिवाइस है, ठीक है। एंड कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। मुख्य रूप से कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू को ही क्या कहते हैं, बताइए। कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू को ही तो हम प्रोसेसर कहते हैं, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन को। ये स्मॉल सिलिकॉन चिप होता है, ये क्या है, स्मॉल सिलिकॉन चिप होता है। यहां पर आप देखेंगे, और कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर। आपने कल पूछा था सर कैश मेमोरी कहां पे होता है, तो हमने ये बताया था आपको कि कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी रैम और सीपीयू के बीच में होता है, लेकिन उसका यूज किया जाता है वैसे डेटा को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए जो फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड है, मतलब वैसे डेटा जिसकी जरूरत बार बार है, सभी डेटा को नहीं, जो फ्रीक्वेंटली डेटा को यूजफुल है उस डेटा को टेम्परेरी बफर करने के लिए कैश यूज किया जाता है। लेकिन रजिस्टर आर द मेमोरी लोकेशंस, रजिस्टर अपने आप में कोई डिवाइस नहीं होता है, रजिस्टर्स आर जस्ट मेमोरी लोकेशंस। उस मेमोरी लोकेशंस को यूज करके सीपीयू क्या करता है, मतलब प्रोसेसर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। इसमें आप देखेंगे कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट इस काम के लिए जिन रजिस्टर्स को यूज करता है, जिन रजिस्टर्स को यूज करता है कंट्रोल यूनिट, उसमें क्या क्या है, प्रोग्राम काउंटर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, ठीक है, एंड एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, ठीक है। मेमोरी डेटा रजिस्टर भी होता है, बट यहां पर उनमें से कुछ प्रमुखों का नाम दिया गया है कि इतना आप याद रखेंगे। एक एक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, एक एक के बारे में रेंडमली बता रहा हूं, लेकिन बाद में इसके नोट्स के फॉर्म में आएगा, सो दैट आप रिवाइज करिए। देखिए एक्यूमुलेटर होता क्या है, एक्यूमुलेटर को प्रोसेसर रजिस्टर भी कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, प्रोसेसर्स रजिस्टर कहा जाता है एक्यूमुलेटर को, क्योंकि एक्यूमुलेटर के हेल्प से ही अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, अर्थमेटिक ऑपरेशन हो या लॉजिकल ऑपरेशन हो, दोनों का डिफरेंस कल हमने बताया था। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऑल दैट, ये ऑपरेशन। और लॉजिकल ऑपरेशन क्या है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, मतलब ऑपरेशन प्रोसेस या तो अर्थमेटिकल होगा या लॉजिकल ऑपरेशन होगा, तो ये परफॉर्म एएलयू करता है, इसलिए इसका नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बट एएलयू किस
रजिस्टर का यूज करता है। रजिस्टर मतलब हाई स्पीड मेमोरी लोकेशंस, जिसका यूज करता है ALU, वो है एक्यूमुलेटर। और एक्यूमुलेटर को क्या कहा जाएगा? प्रोसेसर्स रजिस्टर कहा जाएगा। ठीक है, अब जो आप देखते हैं ना कि 64 बिट 128 बिट ऑल दैट, ये रजिस्टर्स के टोटल बिट्स को आप जोड़ोगे तो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई 16 MB एलोकेट करता है, कोई 12 MB एलोकेट करता है। ठीक है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मेमोरी यूनिट में आप देखेंगे प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस यहां पर होल्ड होता है। ठीक है, मतलब नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन होगा जो कंट्रोल यूनिट क्या होगा? फेच करेगा और वो एग्जीक्यूट होगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को CIR भी कहा जाता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहा जाता है। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का मतलब होता है कि रजिस्टर विच आर प्रोसेस्ड करेंटली, जिस इंस्ट्रक्शन को CPU प्रोसेस कर रहा होता है, प्रोसेसर प्रोसेस कर रहा होता है करेंटली, उसको जिस रजिस्टर में रखा जाता है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहा जाता है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वो इंस्ट्रक्शन रहेगा जो करेंटली क्या हो रहा है? बीइंग एग्जीक्यूटेड। प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट कौन सा होगा? जैसे ये तो बीइंग एग्जीक्यूटेड, अगला कौन सा होगा उसका डिटेल कहां पे रहेगा? प्रोग्राम काउंटर में रहेगा। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है? ये केवल मेमोरी लोकेशंस के एड्रेस को स्टोर करता है, जहां पर डेटा को रीड एंड राइट ऑपरेशंस होता है, उस डेटा का केवल एड्रेस होल्ड करता है ये रजिस्टर। और एक्यूमुलेटर ALU को हेल्प करता है। किसको हेल्प करता है? सीधे तरीके से याद रखना है, ALU जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है वो विद द हेल्प ऑफ एक्यूमुलेटर करता है। ठीक है, और यहां पर बसेस का यूज है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, बसेस का यूज क्या है? डेटा ट्रांसफर करने के लिए। कंट्रोल यूनिट कल भी हमने बताया था, फेच का काम और डिकोड का काम है कंट्रोल यूनिट का। अब एक एक करके इन दोनों के बारे में पढ़ना है, फिर हमें बसेस के टाइप्स के बारे में पढ़ना है, चाहे वो इंटरनल बस हो एक्सटर्नल बस हो, एक एक करके। ठीक है, जितना इंफॉर्मेशन जिस स्लाइड पे बताया जाए उस पे फोकस करिए और आगे के लिए चिंता छोड़ दीजिए, आगे वो एड ऑन होते जाएगा। अब यहां पर देखेंगे कंट्रोल यूनिट के फंक्शंस को थोड़ा सा बारीकी से। कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस अमंग अदर यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट ही डेटा और इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, जितनी भी डिवाइसेस, चाहे वो इनपुट यूनिट हो या आउटपुट यूनिट हो, सिस्टम से कनेक्ट है, उनको मैनेज करना और कोऑर्डिनेट करना, ये काम भी कंट्रोल यूनिट का ही है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे थर्ड पॉइंट, इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से क्या करना? फेच करना। फेच करने को हम क्या करते हैं? हम यहां पर इसी को तो हम फेच कहते हैं। इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से फेच करना और उसको इंटरप्रेट करना। ठीक है, इंटरप्रेट करके व्हाट ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड। इंटरप्रेट करना मतलब कौन सा, मतलब व्हाट ऑपरेशन मतलब क्या करना है उस डेटा का, उस इंस्ट्रक्शन से क्या करना है, और वो इंटरप्रिटेशन का काम करता है कंट्रोल यूनिट। और इंटरप्रेट करके वो सीधा क्या करता है? ALU को ट्रांसफर कर देता है। इट कम्युनिकेट विद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फॉर ट्रांसफर ऑफ डेटा और रिजल्ट्स फ्रॉम द फॉर स्टोरेज, फ्रॉम स्टोरेज। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से कम्युनिकेट करता है। इट डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डेटा। ये खुद ना तो प्रोसेस कर सकता है डेटा को, ना स्टोर कर सकता है। ये काम करा सकता है, स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए, ठीक है, और प्रोसेस करने के लिए ALU है। आप समझ रहे हैं ना, कॉम्बिनेशन में तो इसका यूज है, बट कंट्रोल यूनिट इटसेल्फ डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डेटा। ये ना तो प्रोसेस कर सकता है डेटा को, ना ही स्टोर कर सकता है। तो ये काम कौन करेगा? उसके बाद देखेंगे, इन टू मेंटेन द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग डेटा, कंट्रोल यूनिट किसका यूज करता है? कंट्रोल यूनिट क्लॉक इनपुट्स का यूज करता है। ठीक है, एंड क्लॉक यूनिट का मेन काम क्या है? क्लॉक यूनिट का ही काम है फेच करना इंस्ट्रक्शन को, जो इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी में स्टोर है। अब सपोज यहां पर ये रैम है, ठीक है, क्या है?
रैम में क्या स्टोर है, मेन मेमोरी में आपका इंस्ट्रक्शन यहां पर स्टोर है, ठीक है। और उसके बाद इसे क्या करना, फेच करना, इसे केवल फेच करने का काम यहां पर है। ये कंट्रोल यूनिट इसके लिए काम करता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट होता है आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस एंड द डिवाइस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस एंड उसके अकॉर्डिंग ही ये कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। मतलब कंट्रोल यूनिट का जो काम है, कंट्रोल यूनिट का टोटल काम कंट्रोल सिग्नल के थ्रू होता है, ठीक है। ईच सिग्नल मतलब एक सिग्नल का एक अपना इंपॉर्टेंस है कि वो कौन सा काम के लिए वो सिग्नल जनरेट हुआ है। तो कंट्रोल यूनिट विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सिग्नल ये टोटल फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो पहली बात तो आप समझ गए कि फेच करना क्या होता है, डिकोड करना। डिकोड करना मतलब इंटरप्रेट करना सो दैट कि एएलयू उसे अंडरस्टैंड कर पाए। तो ये काम है कंट्रोल यूनिट का, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसका, एएलयू का, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि कंट्रोल यूनिट परफॉर्म ऑल द टास्क विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है। कंट्रोल सिग्नल के हेल्प से परफॉर्म करता है। अब हम लोग एएलयू सेक्शन की अगर बात करें तो एएलयू परफॉर्म करता है, बेसिकली आप जानते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है। फंक्शंस ऑफ अर्थमेटिक सेक्शन इज टू बी परफॉर्म्ड, अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और इन्हीं को मिला करके कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी होता है। तो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, इन्हीं ऑपरेशंस का यूज करके, मतलब सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन्हीं ऑपरेशंस को यूज करके क्या करना होता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को भी परफॉर्म किया जाएगा। लॉजिकल सेक्शन क्या है, लॉजिकल सेक्शन लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जैसे कंपेयर करना हो, सेलेक्ट करना हो, मैच करना हो, डेटा को मर्ज करना हो। तो लॉजिकल सेक्शन में जो ऑपरेशंस होते हैं कौन कौन से, कंपेयरिंग, सेलेक्टिंग, मैचिंग, मर्जिंग ऑफ द डेटा, ये काम है लॉजिकल सेक्शन का, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे हम रजिस्टर्स के बारे में। तो कंट्रोल यूनिट आप समझ गए, एएलयू का फंक्शन आप समझ गए, ठीक है। अब रजिस्टर क्या है, अब कल से लेके आज तक अब रजिस्टर तो अनजान नहीं है ना आपसे। रजिस्टर्स आर हाई स्पीड मेमोरी लोकेशंस। हमें कुछ टर्म्स जानबूझ करके उस थोड़ा सा मुश्किल शब्दों का भी चुनाव करना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम के लैंग्वेज पर फैमिलियर होना बहुत जरूरी है। कहने के लिए तो एक ब्लॉक डायग्राम में सारी चीजें हो सकती है, बट हमें उन लैंग्वेज से भी अडॉप्ट करना है कि जब एग्जाम के क्वेश्चन में वो लैंग्वेज दिखे तो अलबलाहट सी ना हो कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो समझ भी डेवलप करना है। तो रजिस्टर्स क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली, क्योंकि प्रोसेसिंग के दौरान इमीडिएट डेटा की नीड पड़ती है। तो वैसे में इमीडिएटली डेटा और इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफर करना, ठीक है, उसको यूज करना, ये मतलब उसमें रजिस्टर्स का यूज है। एंड एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन, द कंट्रोल यूनिट ऑफ सीपीयू रिट्रीव इट फ्रॉम द मेन मेमोरी एंड प्लेसेस इट टू रजिस्टर। मतलब ये हो गया मेन मेमोरी, ठीक है, ये हो गया मेन मेमोरी, और फिर क्या हो गया, यहाँ रजिस्टर हो गया, ठीक है, यहाँ हो गया रजिस्टर, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया। तो आप ये समझिए कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है, मेन मेमोरी से फेच करके उसे कहाँ पे प्लेस कर देता है। मतलब मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद मेन मेमोरी एंड ऑल्सो इट इज कनेक्टेड विद द रजिस्टर्स। तो वो क्या करता है, मेन मेमोरी से डेटा को क्या करता है, रिट्रीव करता है और उसे कहाँ पे प्लेस कर देता है, रजिस्टर में प्लेस कर देता है। तो समझ गए आप लोग। तो कंट्रोल यूनिट से कनेक्शन मेन मेमोरी का भी, कंट्रोल यूनिट से रजिस्टर का भी है। तो डेटा जिसकी फ्रीक्वेंटली मतलब इमीडिएटली नीड है, तो मेन मेमोरी से फेच होकर के कहाँ जाता है, रजिस्टर में जाता है, ठीक है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंटली कुछ डेटा को टेम्परेरी बफर करने के लिए यहाँ कैश भी यूज होता है। अब यहाँ पर कहिए कि कैश जरूरी है, जरूरी नहीं है, कैश ना भी हो तभी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। बट कैश क्या करता है, स्पीड को इन्हांस करता है, मतलब जस्ट टू इन्हांस द स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड, ठीक है।
तो इसलिए यहाँ पे कैश का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे रजिस्टर्स के बारे में। ठीक है, अब आपके सामने आ गया रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स का भी हमने आपको नाम और ओवरऑल डिस्कशन में तो बताया आपको, लेकिन हमें थोड़ा सा उसको अच्छे से समझना है एक एक रजिस्टर्स के बारे में। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। और देखिए, सबसे पहले यहां प्रोग्राम काउंटर है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जैसे प्रोग्राम काउंटर कीप ट्रैक ऑफ, मतलब ये इंक्रीमेंट करता, आप ऐसे समझिए। इंक्रीमेंट करने का मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम काउंटर इक्वल टू पीसी, मतलब पीसी इक्वल टू पीसी प्लस 1, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस यहां पर स्टोर होते हैं कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगा उसका जो यहां पर एड्रेस होता है वो प्रोग्राम काउंटर में होता है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर कीप ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। अब यहां देखिए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। तो मेमोरी लोकेशंस को, एड्रेस को होल्ड करता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। उसके बाद है मेमोरी डेटा रजिस्टर। मेमोरी डेटा रजिस्टर का क्या काम है, मेमोरी डेटा रजिस्टर का काम है कि ये डेटा रैम से फेच करने के बाद, जैसे हमने कहा ना कि रैम से इंस्ट्रक्शंस को फेच किया, देखिए डेटा कहा जाए, इंस्ट्रक्शन कहा जाए, प्रोग्राम कहा जाए, सब एक ही चीज है। यहां पे देखिए मेमोरी डेटा रजिस्टर स्टोर द डेटा टू स्टोर्ड इन द कंप्यूटर स्टोरेज, ठीक है, रैम, और टू द डेटा आफ्टर फेच फ्रॉम द कंप्यूटर स्टोरेज। मतलब अगर डेटा को फेच किया गया तो भी मेमोरी डेटा रजिस्टर में आएगा, और डेटा को एग्जीक्यूट करने के बाद राइट करना है तब भी कहां पे आएगा, मेमोरी डेटा रजिस्टर में आएगा। मतलब जो स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज में या रैम में जिसको स्टोर करना है कंप्यूटर स्टोरेज में, या वहां से फेच करना है, दोनों केस के डेटा क्या होगा, मेमोरी डेटा रजिस्टर में होल्ड होगा। ठीक है, अब करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है जो करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी हम 2 बार बता रहे हैं इस चीज को ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड द डेटा इंस्ट्रक्शन करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड, जिसका एग्जीक्यूशन अभी करंट में हो रहा है उसका यहां पर डेटा होल्ड करता है। और उसके बाद है एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर क्या करता है, एक्यूमुलेटर ALU यूज करता है। ठीक है, स्टोरिंग डेटा फॉर कैरी आउट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल मैनिपुलेशंस। ALU अपने एग्जीक्यूशन के दौरान, प्रोसेसिंग के दौरान क्या करता है, इस स्टोरेज का यूज करता है, स्टोरिंग डेटा एंड फॉर कैरी आउट द अर्थमेटिक एज वेल एज लॉजिकल मैनिपुलेशंस जो करता है ALU, उसके लिए किसका यूज करता है, एक्यूमुलेटर का। और इसलिए एक्यूमुलेटर को क्या कहा जाता है, प्रोसेसर्स रजिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोसेसर्स रजिस्टर्स कहा जाता है। आप मुझे बताइए यहां तक समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ें। ठीक है, तो अभी तक हम ये समझे कि ALU, रजिस्टर एंड कंट्रोल यूनिट मैं इनेबल कर दिया। आप लोगों का कोई ऐसा क्वेरी हो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, मेमोरी यूनिट हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, साकेत कुमार का एक ही कंसर्न है, बहुत फास्ट चल रहे हैं 2 घंटे की क्लास होगी। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा कंसर्न आया साकेत का कि YouTube पर सेम क्लास क्यों डालते हैं सर। साकेत, ये पॉलिसी है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि 2 दिन क्लासेस तो दी जानी चाहिए, सो दैट कि कुछ लोगों को लगता हो कि नहीं पता नहीं क्या चल रहा है क्लास में, तो थोड़ा सा उसके लिए दिया जाता है। मतलब 2 दिन या 3 दिन, ये इससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो आप लोग इसको लेके क्यों चिंतित है, चिंतित तो हमें होना चाहिए।
जसपाल फास्ट ठीक है, लंबी जर्नी ही। हाँ देखिए, हम दोनों को बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस आप लोग नहीं समझते कितना बड़ा है और आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग ऐसे समझ रहे हैं, अब मैं यहाँ पे बता दिया, एक एक चीज को 2 बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ। जो पॉइंट आउट कर रहा हूँ इसका मतलब एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उस पर करेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। मतलब जो टॉपिक हम करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो थोड़ा सा पीडीएफ ले करके और कुछ लिखा करिए आप लोग, थोड़ा सा टाइम निकाल के, आधा घंटा भी समय निकाल के कुछ पॉइंट्स अपने लिए लिखिए। समझ रहे हैं ना इस बात को? 1 आवर के बाद 10 मिनट का ब्रेक दे देंगे, तो रुकिए तो सही। अभी हमें भी पता है स्टार्टिंग है, अभी ज्यादा दिक्कत हो रहा होगा, थोड़ा देर रुकिए। बस को अभी बस नहीं पढ़ाया है निकी, बस अभी पढ़ाने जा रहा हूं। क्लास वाइज टेस्ट होगा, अब है क्लास वाइज प्रैक्टिस सेशन रहेगा। शाहिद जो पीडीएफ मिल रहा है वो ठीक नहीं है, एमसीक्यू होना चाहिए टॉपिक से रिलेटेड। पीडीएफ, अच्छा वो कल जो पीडीएफ मिला ना आपको, ध्यान दीजिए, कल इस डिजिटल बोर्ड से, इस स्टूडियो से क्लास लिया मैंने पहली बार। दूसरा स्टूडियो से लेता था मैं 8 बजे। अब ये अचानक से रीस्टार्ट, मतलब अपडेट ले लिया, ठीक है। अचानक से अपडेट ले लिया तो वो क्या हुआ, बीच में ब्लैंक जो है ना पीपीटी का स्लाइड आ गया। आज ऐसा नहीं होगा, अब सब कुछ ठीक है। हम खुद दुखी हुए थे कि नहीं, इतना मेहनत करके सारा चीज डिक्टेट किया, नहीं मिला हमारे स्टूडेंट लोगों को। आपसे ज्यादा दुखी हैं हम, तो अभी तक दुखी थे कि आज प्रॉपर आपको आज से सारा चीज मिल जाए। आप लोग नहीं समझते, हमारे भावनाओं को समझिए। हम खुद नहीं चाहते कि थोड़ा बहुत भी तकलीफ हो। ओके, अब हम लोग सीधा आगे बढ़ते हैं। यहां से सामान्यतः एक्यूमुलेटर जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको कभी नहीं भूलना। एक्यूमुलेट करने का मतलब ये होता है स्टोर करना किसी चीज को। इसका नाम जब दिया गया होगा तो इसी संदर्भ में दिया गया होगा कि एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन जो करता है उसके दौरान जिस मेमोरी का यूज करता है, हाई स्पीड मेमोरी, जो क्विकली एक्सेसिबल मेमोरी होता है, रजिस्टर, वो एक्यूमुलेटर होता है, ठीक है। इसीलिए एक्यूमुलेटर को प्रोसेसर्स रजिस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे बस, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, रजिस्टर्स या मेन मेमोरी, ये हो गए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या मेन कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम या सीपीयू तो या मदरबोर्ड। तो इन कंपोनेंट्स के बीच में जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो थ्रू बसेस होता है। बस का मतलब कॉमन वायर। सिंपल सा बात समझिए, बस का मतलब क्या है? कॉमन वायर। एक वायर होगा तो यहां पर मल्टीपल डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसमिट करना है, तो यहां पर कॉमन वायर के बजाय बस यूज होता है। मतलब ये कॉमन वायर है जहां पर एक ही वायर के थ्रू मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा को ट्रांसमिट किया जा सकता हो। तो यहां पर आप देखेंगे बस होता है, एक होता है इंटरनल बस और एक होता है एक्सटर्नल बस। बस कितने टाइप का? तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल बस का यूज क्या है? इंटरनल बस का यूज है कि जो सीपीयू के इंटीग्रल पार्ट्स हैं या इंटरनल कंप्यूटर कंपोनेंट है, ठीक है, उन सभी को कनेक्ट करता है किससे? सीपीयू से एंड मेन मेमोरी से, ठीक है।
तो दिस इज अ बस दैट कनेक्ट ऑल द इंटरनल कंप्यूटर कंपोनेंट थ्रू सीपीयू एंड मेन मेमोरी। क्योंकि इससे अगर कनेक्ट नहीं होगा तो उसका कहीं भी यूटिलाइजेशन नहीं होगा, ये तो मेन चीज हो गया ना। तो सीपीयू एंड मेन मेमोरी, इनफैक्ट प्रोसेसर और मेन मेमोरी से कनेक्ट करने के लिए जिस बस का यूज किया जाता है वो क्या है, इंटरनल बस है, ठीक है। एंड एक्सटर्नल बस क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल बसेस यूज होता है, पेरिफेरल्स, ठीक है। तो एक्सटर्नल बस क्या करता है, इट्स connects the peripherals. Peripherals means all the devices connected to a computer system. Expansion slots, input output ports, ठीक है, ड्राइव कनेक्शंस टू द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर। तो आप देखते ही हैं कि एक सिस्टम में एक्सटर्नल पोर्ट्स होते हैं, इनपुट आउटपुट एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे पेरिफेरल्स होते हैं। इनको कनेक्ट करने के लिए जो यूज होता है वो एक्सटर्नल बस यूज होता है, ठीक है। अब यहां पर एक्सटर्नल बस में भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है डेटा बस, एक एड्रेस बस और एक कंट्रोल बस होता है, ठीक है। डेटा बस क्या करता है, एक्चुअल रूप से डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। डेटा बस क्या करता है, नाम ही डेटा बस है, तो डेटा बस ट्रांसफर एक्चुअल डेटा, ठीक है। डेटा बस क्या ट्रांसफर करता है, एक्चुअल डेटा को ट्रांसफर करता है डेटा बस। एड्रेस बस क्या है, एड्रेस बस ट्रांसफर इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर डेटा शुड गो। मतलब एड्रेस का मतलब क्या होता है, एड्रेस कि ये डेटा कहां पे स्टोर होगा, तो एड्रेस बस उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, मतलब एड्रेस को ट्रांसफर करता है कि एक्चुअल रूप से ये डेटा कहां पर स्टोर होगा, तो ये होता है, इसको एड्रेस बस के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो एड्रेस बस क्या करता है, एक बार और बता देता हूं। एड्रेस बस ठीक है, एड्रेस बस ट्रांसफर इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर डेटा शुड गो, एक्चुअल रूप से डेटा कहां स्टोर होगा वहां, उसको एड्रेस बस क्या करता है, एड्रेस को ट्रांसफर करता है। एंड कंट्रोल बस का क्या काम है, कंट्रोल बस सीपीयू के द्वारा यूज किया जाता है, जो कंप्यूटर के फंक्शनल एरिया को मॉनिटर करने और डायरेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें एक कंप्यूटर सिस्टम जो बहुत प्रकार के फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो उन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ट्रांसमिट द वैरायटी ऑफ इंडिविजुअल सिग्नल्स, सिग्नल को ट्रांसफर किया जाता है, मतलब सिग्नल को पास किया जाता है, जैसे रीड, राइट, इंटरप्ट, एक्नॉलेज, ठीक है, नेसेसरी टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। एक्चुअल रूप से ये काम कंट्रोल यूनिट करता है, तो कंट्रोल यूनिट के द्वारा पूरे जो फंक्शंस को मॉनिटर किया जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है। तो उससे संबंधित, कंट्रोल सिग्नल से संबंधित जितने भी सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, ऑल द टाइप ऑफ सिग्नल्स, क्योंकि ऑल द टास्क आर परफॉर्म्ड इन द सिग्नल्स विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स। कंप्यूटर प्रोसेसिंग के दौरान प्रोसेसर जितना भी टास्क करता है वो विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स करता है, ठीक ना। हर चीज के लिए सिग्नल को पास किया जाता है और सिग्नल के माध्यम से ही वो काम किया जाता है कंट्रोल बस में। तो डेटा बस एक्चुअल डेटा को ट्रांसफर करता है, एड्रेस बस डेटा कहां पे स्टोर होगा उसका एड्रेस ट्रांसफर करता है, और कंट्रोल बस एक्चुअल रूप से जितने भी फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर में वो सारे फंक्शंस के लिए कंट्रोल सिग्नल्स पास होते हैं। तो कंट्रोल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, एक एक सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, मतलब एक एक इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कमांड देने के लिए यहां पर कंट्रोल बस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए बसेस का क्या यूज है। अब जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड सिस्टम से, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को यहां पर, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का यूज एक्चुअल रूप से डेटा ट्रांसफर करने के लिए होता है। मतलब दीज आर द मेथड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर।
अब यहाँ पर एक चीज समझना है आपको कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की बात हो रही है। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की नीड क्या है? सबसे पहले आपको समझना है कि एक सिस्टम में बहुत सारे पेरिफेरल कनेक्ट होते हैं, मतलब इनपुट डिवाइस कनेक्ट है, आउटपुट डिवाइस कनेक्ट है। तो उस इनपुट और आउटपुट डिवाइस के साथ जो मैपिंग होती है, जो कनेक्टिविटी होती है प्रोसेसर की, उसके लिए इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में आपको आपके ऊपर छोड़ दिया कि डिवाइसेस तो आप पहचानते ही हैं इनपुट के लिए, कमांड देने के लिए। अपार्ट फ्रॉम कीबोर्ड माउस ऑल्सो देयर आर मेनी इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आप लोग जानते हैं। क्या सभी लोग आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं क्लास में? एक बार मुझे बताइए, या ब्रेक ही मना रहे हैं अभी तक? ओके। अब जहां तक मैंने बंद कर दिया, हम गए ही नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पानी वानी पीते रहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब प्रेशर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, इंक्लूडिंग मैं भी बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पढ़ने का प्रेशर है तो हमें काम का प्रेशर हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन हमें ऐसा करना है कि दोनों के बीच में मैनेज करके चलना है कि वी हैव टू प्रिपेयर ऑल दैट। ऐसा ना हो कि तबीयत खराब हो जाए। तो ऐसे समय में अगर 4 दिन की तबीयत खराब हो रही है तो बहुत बड़ा हार्म हो जाएगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। बहुत ही चीज़ों को मैनेज करके चलना है। वर्किंग है काफ़ी लोग, तो आप काम करिए। तो थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए, मतलब वैसा मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बट कुछ दिनों के लिए थोड़ा बहुत अपने लिए दे करके, थोड़ा होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन तो चाहता है कि आप उसके लिए 120% करें। थोड़ा बहुत बेईमान भी बनना पड़ता है कभी कभी। थोड़ा सा बेईमान भी बनिए, मतलब थोड़ा आगे के लिए टाल दीजिए, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, थोड़ा सा लगे कि ना ये काम बहुत ज़रूरी है उसको करिए, वरना थोड़ा सा मतलब करिए कि मैनेज हो जाए। ऐसा भी ना हो कि वो भगा दे जॉब से, ऐसा भी नहीं हो, पर मैनेज करिए। दूसरा, लास्ट के डेज में ना कई लोगों का सवाल था कि सर क्लास वो है नहीं कर पाने का वजह यह है कि टाइमिंग का इशू है। तो अंतिम दिनों में आप लोग अगर छुट्टी ले सकते हैं तो बचा के रखिए, 1 महीने का या 15 दिन का, जैसे भी हो, मेडिकल की नीड हो या जैसे भी हो, लगा करके छुट्टी लीजिए, क्योंकि ये सेल्फिश बनना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। और मैनेज करिएगा टाइम। संडे के दिन मैं चाहता हूँ कि संडे के दिन प्रैक्टिस करवाया करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का, क्योंकि प्रैक्टिस मैं जहाँ भी रहूँगा वहीं से करा दूँगा, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। थोड़ा टाइम बढ़ाया जा सकता है। और टाइमिंग का कंसर्न ये है ना, आज मैं शेड्यूल आपको बता रहा हूँ, आप खुद ही बताओगे उसमें कहाँ पे बढ़ाया जाए टाइम, आप खुद ही बताना। मैं आपको शेड्यूल आज देने वाला हूँ क्लासेस का, सभी सब्जेक्ट का, तो उसका टाइमिंग मैं बताऊँगा। थोड़ी देर रुक जाइए, तो उसमें थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब आज ये टॉपिक पे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स। इनपुट आउटपुट यहाँ पर डिवाइसेस के संदर्भ में बात किया गया है, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस हमारे सिस्टम से कनेक्ट है, इनपुट डिवाइस एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। अब जितने टाइप के इनपुट डिवाइस हैं या आउटपुट डिवाइसेस हैं, सीपीयू को उनको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। डाइवर्सिफाई है, मतलब अलग अलग टाइप के इनपुट है, डिवाइसेस है, अलग अलग टाइप के आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत इसलिए है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो डाइवर्सिफाई हैं, मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के हैं। किसी का डेटा फॉर्मेट कुछ और है, किसी का डेटा फॉर्मेट कुछ और है, ठीक है। मेक्स इट डिफिकल्ट टू इंक्लूड ऑल द पेरिफेरल डिवाइसेस लॉजिक इनटू द सीपीयू। मतलब सीपीयू को समझना क्या है, मुश्किल है, ठीक है। द डेटा फॉर्मेट, वर्ड लेंथ used by the peripheral may quite different than that of the CPU। अब मान लीजिए एक इनपुट डिवाइस है, उसका डेटा फॉर्मेट, सीपीयू का डेटा फॉर्मेट, दोनों अलग अलग है। तो सीपीयू के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उससे कम्युनिकेट करना, ठीक है। सीपीयू के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उससे ट्रांसमिट करना, डेटा सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना, ठीक है। तो इसके लिए यहां पर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो है यूज किया जाता है। अब यहां पर देखेंगे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का जो फीचर है वो क्या है।
ये मीडिएटर का काम करता है। किसका काम करता है? इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो काम करता है मीडिएटर का। ठीक होता है, जैसे होता है ना कि मोदी जी जाते हैं विदेशों में भाषण देने के लिए, अब वहां के लोगों को समझ में नहीं आया तो ट्रांसलेटर चाहिए ना। अभी ये अपना हिंदी में भाषण देते हैं, एक ट्रांसलेटर है, वो उस बात को सुनता है और फिर वो उसको पास करता है कि दूसरे लैंग्वेज में। तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जस्ट लाइक एक्ट एज अ मीडिएटर, ठीक है, बिटवीन द प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में आपसे पूछा जाए तो क्या काम करता है? इनपुट आउटपुट मॉड्यूल काम करता है। ये क्वेश्चन सीधा ऐसे पूछा जाता है, प्रैक्टिस में मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। बट आज प्रैक्टिस तो पॉसिबल नहीं होगा, बट हाँ आज टॉपिक्स को करते हैं, क्योंकि किसी टॉपिक को आधे में तो हम रख नहीं सकते, और उसके बाद प्रैक्टिस भी करेंगे, हर टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल वर्क बिटवीन द प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और इसका काम क्या है? एज अ मीडिएटर, ये मीडिएटर का काम करता है। दूसरा पॉइंट, इट कंट्रोल्स द डेटा एक्सचेंज बिटवीन द एक्सटर्नल डिवाइसेस एंड द मेन मेमोरी, ठीक है। ये क्या कंट्रोल करता है? एक्सटर्नल डिवाइसेस और मेन मेमोरी के बीच में डेटा एक्सचेंज होता है, उसको भी कंट्रोल करता है। मतलब डेटा ट्रांसफर होता है यहां से वहां, वहां से यहां, उसको भी कंट्रोल करता है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, सो दैट all the peripheral input output devices can communicate with the CPU। चाहे वो किसी भी प्रकार का इनपुट आउटपुट डिवाइस हो, चाहे वो कोई भी डेटा फॉर्मेट यूज करता हो, इजीली वो प्रोसेसर के साथ क्या होता है? कनेक्ट हो जाता है, और प्रोसेसर आराम से उसके डेटा को समझ पाता है और वहां पे डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो बीच में यहाँ पर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को यूज किया जाता है। तो ये तो पहला हुआ। दूसरा आपको समझना है कि प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट क्या होता है, ठीक है। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट क्या होता है? इस टेक्निक के द्वारा डेटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रोसेसर। ऐसे इस केस में क्या होता है? डेटा ट्रांसफर जो होता है वो डायरेक्ट अंडर द सीपीयू, अंडर द प्रोसेसर होता है, ठीक है। और प्रोसेसर को बार बार इनपुट आउटपुट डिवाइस को चेक करना पड़ता है, ठीक है। और जैसे एक टास्क होगा तब जाकर के वो अनदर टास्क कर सकता है। तो ये जो मेथड है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, ये जो मेथड है ये इनएफिशिएंट है, स्लो है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोसेसर को वेट करना पड़ता है। मतलब डेटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस, ये सब प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट हो या इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में, ये डेटा ट्रांसफर के टेक्निक्स हैं। अब ये क्या है? ये मेथड इनएफिशिएंट इसलिए कहा गया क्योंकि यहां पर प्रोसेसर जब तक एक डेटा ट्रांसफर नहीं हुआ तब तक ये दूसरा डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। इन प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस आर कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द सीपीयू। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा कि प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट में, या ऐसा पूछा जाएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आर कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय सीपीयू, ठीक है। किस ऑपरेशन में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है पूर्ण रूप से सीपीयू कंट्रोल करता है? तो ये प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट है। दूसरा पॉइंट, रियल टाइम एंड एम्बेडेड सिस्टम में इसका यूज करना लाभदायक होता है, क्योंकि उसमें एक ही इनपुट है, एक ही आउटपुट है, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम आप जानते हैं क्या है? एम्बेडेड सिस्टम जिसका एक खास काम हो, जैसे वॉशिंग मशीन है, वो उतना ही काम करता है ना जितना काम के लिए वो बनाया गया है, ठीक है। तो एम्बेडेड सिस्टम जहां पर सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट होता है, यूज्ड इन द सीपीयू which have a single input and single output instruction. Each of these instructions selects one device systems, ठीक है। तो यहां पर embedded system ये होगा जो सेम सेट ऑफ टास्क करता हो। embedded system मतलब जो सेम सेट ऑफ टास्क is performed,
जो सेम सेट ऑफ टास्क को परफॉर्म करता है उस सिस्टम को क्या कहेंगे? एम्बेडेड सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम में इसका प्रयोग किया जाता है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट का, जहां पर सिंगल इनपुट हो और सिंगल आउटपुट हो। ठीक है, ईच ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट वन डिवाइस सिस्टम्स। डिसएडवांटेज क्या है? सीपीयू स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम वेटिंग फॉर द डिवाइस टू बिकम रेडी। इसमें डिवाइस रेडी होने में सीपीयू को वेट करना पड़ता है, और इसीलिए इसका यूज जो है ये वैसे सिस्टम में किया जाता है, ये हमारे इस नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एम्बेडेड सिस्टम में किया जाएगा, क्योंकि उसका सेम सेट ऑफ टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, अब आपको समझना है इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट क्या होता है। ठीक है, इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट, सबसे पहले टर्म को समझना है। इंटरप्ट का मतलब क्या होता है? इंटरप्ट का मतलब होता है अगर कोई भी इवेंट है जो टेम्परेरी रूप से सीपीयू के कंट्रोल को ट्रांसफर करता हो, उसको इंटरप्ट कहा जाएगा। ठीक है, फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अदर विच इज कॉजिंग द इंटरप्ट। इसका मतलब है कि मान लीजिए कोई सपोज ए प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है और वहां से सीधा कंट्रोल किस पे चला गया? बी पे चला गया, तो इसको हम कहेंगे, इसको यूज किया जाएगा, इसको कहा जाएगा इंटरप्ट। ठीक है, इंटरप्ट कब इशू किया जाता है? जब कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को स्टार्ट करना हो, या कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन समाप्त हो गया। ठीक है, या अकरेंस ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एरर्स, तो इस केस में इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर समझना है आपको कि एक टेक्निक है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो भी मैं करा रहा हूं आज, इसको आप लोग रिवाइज करिएगा एक बार, और उसको फिर हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। ओके, तो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट हो गया। प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में आपको यही याद रखना का था कि डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रोसेसर। उसके बाद अगर हम देखेंगे ये सब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के टाइप्स हो गए। इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट है। ठीक है, और उसके बाद आपको समझना है कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है कि अगर सीपीयू एक इनपुट आउटपुट या एक ऑपरेशन के लिए, खासकर डेटा ट्रांसफर के लिए अगर वेट करे, यहां पर खास आपको समझना है डेटा ट्रांसफर के कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है। डेटा ट्रांसफर, अगर हर डेटा ट्रांसफर में सीपीयू इन्वॉल्व होगा तो सीपीयू का टाइम खराब होगा, मतलब सीपीयू जितना काम करना चाहिए वो नहीं कर पाएगा। तो डेटा ट्रांसफर में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का मतलब क्या होता है कि विदाउट द हेल्प ऑफ सीपीयू, बिना सीपीयू के हेल्प से, विदाउट सीपीयू डेटा ट्रांसफर किया जा सकता हो, उसको हम कहेंगे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, यहां पर इसी चीज को लिखा होगा, एन एफिशिएंट मेथड इज दैट वी कैन फैसिलिटेट इनपुट आउटपुट डिवाइस to directly communicate with the memory and keep CPU free for other task। ठीक है, अब इनपुट आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस किससे कम्युनिकेट करेगा? रैम से। रैम से कम्युनिकेट करेगा तभी वो सीपीयू क्या करेगा? उस पूरे फंक्शन को परफॉर्म करेगा, क्योंकि यहां पर रैम में यहीं पर बनता है रेडी क्यू। ठीक है, या यहीं पे सारे जॉब को सेलेक्ट किया जाता है फॉर सीपीयू शेड्यूलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पढ़ोगे तो यहां पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ा रहे आपको कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को समझा रहे हैं। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पार्ट है। तो रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रैम को डायरेक्ट अगर डेटा ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, और उसके बाद सीपीयू रैम से कनेक्ट है, तो इसमें क्या होगा? टाइम का बचत होता है। ठीक है, तो ऐसे पर्पस के लिए डीएमए डिवाइस यूज होता है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के लिए क्या यूज होता है? डीएमए कंट्रोलर। एक्चुअल रूप से इसे क्या कहा जाता है? डीएमए कंट्रोलर। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि डीएमए कंट्रोलर क्या है, तो आप आंसर क्या करेंगे? एक ऐसा डिवाइस है जो
डेटा ट्रांसफर करता है किसके किसके बीच में, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में। समझ में आ गया? मतलब मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर कर सकता है डीएमए कंट्रोलर के हेल्प से विदाउट द इंटरप्ट ऑफ द सीपीयू। मतलब सीपीयू के इंटरवेंशन या सीपीयू के इंटरप्ट के बिना भी डेटा ट्रांसफर हो सकता है किसके किसके बीच में, तो मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस में। ठीक है, आगे मैं डायग्राम के तौर पे आपको समझाऊंगा। डायग्राम में सब कुछ है। फिलहाल आप ये समझिए कि डीएमए क्या है। तो डीएमए एक तो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, मतलब डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस करना। कौन किसको एक्सेस कर रहा है? इनपुट आउटपुट डिवाइस मेन मेमोरी को एक्सेस कर रहा है। यहां पर उसी का मतलब वो डायरेक्टली एक्सेस करना विदाउट सीपीयू। हालांकि इसमें सीपीयू की नीड है। अब जैसे इससे पहले आपने देखा इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट, तो इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट में क्या था कि इनपुट आउटपुट डिवाइस को डेटा ट्रांसफर करना है तो सीपीयू के हेल्प से होगा। और सीपीयू क्या करेगा? एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे जाता है। ठीक है, तो ऐसे केस में यहां पर सीपीयू का टाइम, मतलब सीपीयू यहां पर अपना इंटेंशन दे रहा है तभी डेटा ट्रांसफर हो रहा है इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट में। बट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में क्या हो रहा है कि विदाउट द इंटरप्शन ऑफ द सीपीयू डेटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन द डीएमए बिटवीन द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेन मेमोरी, मतलब रैम और मेन इसके बीच में, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में। और यहां पर क्या यूज हो रहा है? डीएमए कंट्रोलर। तो अब आपसे सवाल पूछा जाएगा सीधा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, ध्यान से सुनिएगा, जो ये सवाल है ना यही काम देंगे वहां पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा एंड सिग्नल्स, वट एवर ट्रांसफर डेटा बिटवीन द इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड द मेन मेमोरी। तो आप आंसर करेंगे डीएमए कंट्रोलर, या इसका लिख करके कि डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ, तो आंसर क्या होगा? डीएमए कंट्रोलर। तो डीएमए कंट्रोलर एक डिवाइस है जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर सीधा हम चलते हैं डायग्राम। थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है, इसमें से हमें उन पार्ट को ही समझना है जो नेसेसरी पार्ट है अभी के लिए। ठीक है, नहीं तो काफी लोग सोचेंगे कि सर ये तो बीटेक में नहीं पढ़े, याद नहीं हुआ, पता नहीं चला। बहुत लोग के साथ ऐसा होगा। और यहाँ पर ये कैसे, यहाँ पे भी हम यहाँ जानना बहुत जरूरी है, वहां पे जानना जरूरी था कि चलो डायग्राम गलत बना दिया है। डायग्राम नहीं बनाना है, हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, एमसीक्यू करना है, बट थोड़ा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। बताइए मुझे, समझ में आ रहा है आप लोगों को या बिल्कुल ही एकदम ब्लैंक जा रहा है? राकेश, एग्जाम्पल मूवी ट्रांसफर, यस। सैटरडे संडे टाइमिंग, क्लास आपकी यही चलेंगी, मंडे टू सैटरडे यही टाइमिंग है। सर थोड़ा फास्ट है, अब क्या करें। अब आप लोग चाहते हैं कि नहीं फास्ट भी ना हो, हम तो स्लो करा रहे हैं अपने हिसाब से। थोड़ा भूला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, याद आ जाएगा। भूला बिसरा गीत, भूले बिसरे गीत का प्रोग्राम सुनते थे ना, वही भूले भूले बिसरे गीत है। स्पूलिंग बफरिंग, ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर आर्किटेक्चर को क्यों मिक्स कर रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं कि ये जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर्स हैं, ये आर्किटेक्चर हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम के आर्किटेक्चर को पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम अनदर जो है वो उसमें आएगा। ओके, अभी डायग्राम है, इसमें फॉन्ट साइज हम कहां से लाएं? डायग्राम को थोड़ा सा समझाने के लिए हमने सोचा इसको यूज करें।
थोड़ा यहां पर आप समझिएगा आप लोग। सबसे पहले तो यहां पर ये पूरा ब्लॉक डायग्राम है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस ये है रैम, ठीक है। यहां पर यूज हुआ है क्या, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, मतलब डीएमए कंट्रोलर, ठीक है। और यहां पर है सीपीयू। ये चार बातें आप कब से सुनते आ रहे हो। अब यहां पर यही तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डेटा ट्रांसफर करना। डेटा मतलब क्या, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हर चीज ही डेटा होता है, चाहे वो कोई आउटपुट ट्रांसफर करना है, कोई इनपुट लेना है, एवरीथिंग इज डेटा, ठीक है। तो यहां पर आपको समझना है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैन ट्रांसफर डेटा टू द मेन मेमोरी, ठीक है। मेन मेमोरी रैम में डेटा ट्रांसफर कर सकता है डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर, डीएमए कंट्रोलर। तो यहां पर आप देखेंगे मतलब एक रिक्वेस्ट है और दूसरा क्या है, रिस्पॉन्स है, एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है। तो यहां एक्नॉलेजमेंट है और ये रिक्वेस्ट है, मतलब दोनों ही काम हो रहा है ना, यहाँ पे डेटा ट्रांसफर हो रहा है, डेटा रिसीव हो रहा है, ठीक है। और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के हेल्प से डायरेक्टली डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है वो कहां पे ट्रांसफर हो रहा है, मेन मेमोरी में ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे इसके लिए क्या यूज हुआ है, बस यूज हुआ है। इसके लिए क्या यूज हुआ है, बस यूज हुआ है। और ये जो आपको कॉमन वायर्स दिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड बस। जैसे यहां पर डेटा बस, एड्रेस बस, ठीक है, रीड कंट्रोल, राइट कंट्रोल, ठीक है। तो ये बसेस के बारे में हमने अभी बताया, जो एक कॉमन वायर जो एड्रेस ऑफ द डेटा को ट्रांसफर करता है और एक्चुअल डेटा ट्रांसफर होता है यहाँ पर डेटा बस के माध्यम से, ठीक है। और ये सब ऑपरेशंस है रीड राइट एंड ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर इसी चीज को हमने पढ़ा है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है डायरेक्टली मेन मेमोरी को डेटा ट्रांसमिट कर सकता विद द हेल्प ऑफ डीएमए। और अगेन यहाँ पर क्या होगा, अगेन इस डेटा को यूज कौन करता है, रैम से फिर इस डेटा को यूज सीपीयू करता है, ठीक है। यही चीज आपको दिखाया गया है इस डायग्राम के माध्यम से, ओके। तो यहां तक हो गया क्लियर। तो फिलहाल आपको यहां पर दो तीन बातें याद रखना था। यहां पर डेटा बस का यूज हुआ है, ठीक है, और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डिवाइस का यूज क्या है, मतलब डीएमए कंट्रोलर का यूज क्या है, जो डेटा ट्रांसफर करता है डायरेक्टली विदाउट द इंटरप्ट ऑफ सीपीयू, ठीक है, विदाउट द इंटरप्ट ऑफ सीपीयू डेटा ट्रांसमिट करता है, वो है डीएमए कंट्रोलर। तो इसको याद रखना है। क्वेश्चन इसके संदर्भ में क्या हो सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं मौखिक तरीके से, ठीक है। मौखिक रूप से मैं डिस्कस करता हूं, हालांकि अभी हमने इसमें बहुत कुछ अभी पढ़ना बाकी है, ठीक है। अब सीधा हम लोग यहाँ पर इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, तो अभी मेमोरी यूनिट हमें पढ़ना है और इंस्ट्रक्शंस के बारे में हमें अलग से पढ़ना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस के बारे में हमें पढ़ना है, चाहे वो रिस्क सिस्क हो, ठीक है, एड्रेसिंग मोड्स पढ़ना है, तब जाकर के ये आपका इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग है, उसके बाद जाकर के ये आपका चैप्टर ओवर होगा, ओके। असेंबली लैंग्वेज तक हमें करना है यहाँ पर, कि असेंबली लैंग्वेज जिसमें निमोनिक्स यूज होता है, तो जो एंड ऐड मतलब LDSTA, बन, BSC, ISZ, ये सारे जो होते हैं आपके इसके अंदर, इंस्ट्रक्शंस के बारे में इसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस के बारे में, इंस्ट्रक्शंस का जो अब क्वेश्चन मैं कह रहा था, पहले क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है यहां से। जैसे द डेटा ट्रांसफर इन विच डेटा ट्रांसफर इज टू बी डन क्विकली, ये प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया किसी दूसरे PGT के एग्जाम्स में। ये प्रश्न क्या है, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं।
प्रश्न मैंने ये पूछा आपसे, द डेटा ट्रांसफर इन विच डेटा ट्रांसफर इज टू बी डन क्विकली। ऑप्शन प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट इनपुट आउटपुट, डीएमए, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा बताइएगा आप लोग। मैं ऑन कर दूं? चलिए मैं मौखिक रूप से पूछ रहा हूं। आज वो क्वेश्चन जो है स्लाइड पे क्वेश्चन मैं नहीं लगाया हूं, इससे संदर्भ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब आप आराम से कर पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है भूल गए होंगे तो नहीं बन पा रहा होगा, ठीक है। डीएमए, ठीक है, डीएमए बिल्कुल सबका डीएमए आ गया, मतलब सबका सही हो सकता था, ठीक है। दूसरा आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए, एक क्वेश्चन आपसे जो आज ही मैंने पढ़ाया है, आज ही मैंने पढ़ा है कि कंट्रोल यूनिट कंट्रोल अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग। ऑप्शन है कंट्रोल सिग्नल, टाइमिंग सिग्नल, ट्रांसफर सिग्नल, कमांड सिग्नल। बताइए क्या होगा आंसर। अभी तक डीएमए लिख रहे हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि कंट्रोल यूनिट कंट्रोल अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग, तो कंट्रोल सिग्नल, बाय जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल, ओके। बोथ ALU, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। बोथ ALU एंड कंट्रोल सेक्शन हैव स्पेशल पर्पस स्टोरेज लोकेशन दैट इज कॉल्ड। ऑप्शन है एड्रेस, रजिस्टर्स, एक्यूमुलेटर्स, बस। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन पूछा गया है बोथ द ALU एंड कंट्रोल यूनिट, या कंट्रोल सेक्शन भी कहा जाए ना तो कंट्रोल यूनिट ही मतलब होता है इसका। कुछ क्वेश्चंस में वो जानबूझ करके लिख देंगे कंट्रोल सेक्शन, तो कंट्रोल सेक्शन क्या है कंप्यूटर में, कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल सेक्शन है। तो ALU और कंट्रोल सेक्शन यूजेस स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। दोनों कहा गया है ना। प्रोसेसर अगर कहा जाता है कि प्रोसेसर अपने ऑपरेशंस में प्रोसेस में किसको यूज करता है, तब एक्यूमुलेटर कहते हैं। यहां पर दोनों कंबाइंड रूप से ALU एंड कंट्रोल सेक्शन हैव स्पेशल पर्पस स्टोरेज लोकेशन दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्स, ठीक है, उसे रजिस्टर कहा जाएगा। एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। कंट्रोल सिग्नल इंडिकेट्स, सुनिए ध्यान से, मौखिक रूप से सुन के उत्तर देना है। कंट्रोल सिग्नल इंडिकेट्स वेदर, पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन बस इतना ही है। कंट्रोल सिग्नल इंडिकेट्स, पहला ऑप्शन है वेदर अ डेटा इज रीड इनटू और रिटेन आउट टू द मेमोरी। दूसरा है वेदर CPU इज एक्सेसिंग मेमोरी ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस। तीसरा है वेदर इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी इज रेडी टू ट्रांसफर डेटा, एंड ऑल ऑफ द एबव।
क्या होगा आंसर इसका बताइए। ठीक है, जब भी ज्यादातर कॉन्टेक्स्ट में 90% तो क्या होता है कि ऑल ऑफ द एबव जो है, ऑल ऑफ द एबव होता है। यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल का ही काम है, जो भी हमने आपको बताया कि कंट्रोल सिग्नल ही डेटा रीड राइट ऑपरेशन हो रहा है मेमोरी से कि नहीं हो रहा है, वेदर सीपीयू इज एक्सेसिंग मेमोरी ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है, वेदर इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी इज रेडी टू ट्रांसफर डेटा। तो ऑल ऑफ द एबव आर द फंक्शंस ऑफ द कंट्रोल, मतलब ये कंट्रोल सिग्नल ही इंडिकेट करता है। ठीक है, अब कल के क्लासेस में कुछ ऐसे टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे जिसके बाद प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए चलिए एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लूं। द रजिस्टर इन द माइक्रो प्रोसेसर, ध्यान से सुनिए, द रजिस्टर इन द माइक्रो प्रोसेसर दैट कीप ट्रैक ऑफ द आंसर और रिजल्ट ऑफ एनी अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन इज, ऑप्शन है एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, नन ऑफ द एबव। ये सब क्वेश्चन कल लिखा हुआ आएगा आपके पास। ठीक है, ये तो टॉपिक कराया तो मैं सोचा मौखिक डिस्कस कर लूं, सब प्रैक्टिस करेंगे कल। मुख्य रूप से असेंबली लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारा टॉपिक है, उसको करने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कल करेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, ताकि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का क्वेश्चन आपसे एक भी ना छूटे। ठीक है, एक भी ना छूटेगा अगर एक एक चीज को टारगेट करके चला जाएगा तो। बट बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में मत पड़िए अभी, मैं यही कहूंगा, क्योंकि कंप्यूटर आर्किटेक्चर को ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है। ये फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल से अब अंदर जा रहा है। फंडामेंटल क्या है, मैंने ये थोड़ा ना पढ़ाया कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, बस इतना पढ़ाया है कि फंडामेंटल बेसिक भी थोड़ा सा रहे अंडरस्टैंडिंग। तो आज मैं क्लास को यहीं क्लोज करता हूं, और क्योंकि 15 मिनट 10-15 मिनट पहले अभी थोड़ा सा आपको छोड़ूंगा। ठीक है, फॉर फ्यू डेज, 2-3 दिनों तक ऐसा। उसके बाद अभी मैं आपको पीडीएफ देने वाला हूं, तो कुछ मिनट के लिए आपका कैमरा ऑफ रहेगा। फिर मत पूछिएगा सर कैमरा क्यों ऑफ कर दिए। एक्यूमुलेटर होगा लास्ट क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन हमने यही पूछा था ना, लास्ट क्वेश्चन यही पूछा था कि रजिस्टर इन द माइक्रो प्रोसेसर दैट कीप ट्रैक ऑफ आंसर, मतलब आंसर क्या है, रिजल्ट है, आउटपुट है, रिजल्ट ऑफ द अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन इज, मतलब एएलयू ऑपरेशन करता है जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल टास्क परफॉर्म करता है, उसका आउटपुट कहां पे रखता है, तो उसको रखता है एक्यूमुलेटर में रखता है। प्रोग्राम काउंटर तो नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा जहां से इंस्ट्रक्शन फेच करेगा, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा होगा जो कंट्रोल यूनिट फेच करेगा और वो एग्जीक्यूट किया जाएगा एएलयू के द्वारा, उसका जो है उसका डिटेल होल्ड करता है वो प्रोग्राम काउंटर है। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, आई एम क्लोजिंग द सेशन, बाय बाय।